नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इको पूल कैब और डाउन भाड़ा के फाउंडर राहुल तुलसियान जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आप हमें इस मंच में आमंत्रित करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इको पूल का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व करता है। इको पूल जो कॉन्सेप्ट है, इसके नाम पे ही कॉन्सेप्ट है। इको का मीन्स इकोनॉमिकल, इको फ्रेंडली, एंड पूल का मीन्स शेयरिंग। तो हमने ये इको पूल कैब कंपनी जो शुरू की थी वो शेयरिंग के कॉन्सेप्ट में ही शुरू की थी, लेकिन ड्यू टू कोविड हमें ये सर्विसेज को बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि उस समय शेयरिंग अलाउड नहीं थी। और फिर हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया और हमने वन वे कैब्स, राउंड ट्रिप कैब्स और लोकल कैब्स की शुरुआत इसमें की। हम जानना चाहेंगे कि इसी के साथ आपने एक और चीज़ की शुरुआत की थी, डाउन भाड़ा। डाउन भाड़ा का क्या कंसेप्ट है और किस प्रकार से ये लोगों को सर्व कर रहा है? डाउन भाड़ा अपने आप में एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। डाउन भाड़ा का मीन्स मतलब ये है कि जो भी गाड़ियाँ से, अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में अभी सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक रांची है और एक अपना अभी स्टार्ट हुआ है देवघर, राइट। तो हर डिस्ट्रिक्ट से लोग एयरपोर्ट के लिए रांची आते हैं और वो गाड़ियाँ जो है उन्हें ड्रॉप करके खाली वापस चली जाती है। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट शुरू किया है उसके माध्यम से लोग को रिटर्निंग कैब्स मिल सकती है एट अ वेरी चीपर रेट। एट द सेम टाइम ड्राइवर्स की आमदनी इससे काफ़ी बढ़ सकती है। रिटर्निंग कैब्स जो मिल रहे हैं एट अ वेरी चीपर रेट्स, ये किस प्रकार से ड्राइवर्स के लिए हेल्पफुल हैं, किस प्रकार से कस्टमर्स के लिए हेल्पफुल हैं? मैं बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल, अगर अपने रांची से धनबाद के लिए गाड़ी लेते हैं तो अभी जो हमारा फेयर है, जो बेसिक फेयर चलती है वो 3500 to 4000 के बीच में है। लेकिन डाउन भाड़ा में ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी गाड़ियाँ जो रांची से धनबाद के लिए खाली जा रही है वो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसमें अपनी गाड़ी को पब्लिश कर सकती है कि मेरी गाड़ी रांची से टू धनबाद जा रही है इस समय पे, और उसका कॉस्ट वो खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो जो गाड़ी वो खाली जा रही है वो वहाँ पे कॉस्ट उनका 2000 या 2500 कर देंगे, चीप प्राइसेस में डाल देंगे, राइट, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि उनको भी एक आमदनी, एक्स्ट्रा आमदनी मिल जाएगी जो अभी नहीं मिल रही थी। एट द सेम टाइम कस्टमर जिनको 35 to 4000 पे करना पड़ रहा था उनको एक चीपर रेट में कैब्स मिल जाएगा। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर द ड्राइवर्स एज वेल एज फॉर द कस्टमर्स एज वेल। क्योंकि बाकी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं इस प्रकार के, अगर हम देखें कि कोई भी ड्राइवर जाता है आउट स्टेशन में कोई गाड़ी लेकर किसी को छोड़ने, बिल्कुल, तो रिटर्निंग में जब हम देखते हैं तो फिर उसको खाली आना पड़ता है। और अगर वो बुकिंग के लिए करेगा तो सेम प्राइसेस कस्टमर्स को हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो उसी का क्यों चूज करेंगे? तो चीप प्राइसेस से उसे हेल्प मिलती है कि उसका एक फ्यूल कॉस्ट निकल जा रहा है। फ्यूल कॉस्ट निकल, बिल्कुल। राहुल जी, हम आपके व्यू पॉइंट से ये चीज़ समझ रहे हैं कि ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है फिलहाल। तो अनऑर्गेनाइज आपको ये किस प्रकार से लगता है और आपका स्टार्टअप इसको किस प्रकार से सॉल्व कर पा रहा है? मैं बात करूं अगर 3-4 साल पहले की, जब हमने ये स्टार्ट किया था Tier 3 सिटीज़ में, तो ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज था। अनऑर्गेनाइज इन द सेंस कि अगर हमें कोई कैब बुक करनी पड़ती थी तो या तो हम अपने किसी नोन को फ़ोन करते थे कि कोई कैब वाला का नंबर दे दो, हमें कैब बुक करनी है, या फिर हमें कैब स्टैंड जाना पड़ता था, बस स्टैंड जाना पड़ता था कैब अरेंज करने के लिए। लेकिन अब ये ऑर्गेनाइज इस तरह से हो रहा है, हम इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हम एक वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग्स ले रहे हैं जिसमें कि ट्रांसपेरेंट फेयर प्राइसिंग होती है, कोई नेगोशिएशन नहीं होता, और एक अच्छी कैब, अच्छा ड्राइवर एक अच्छे रेट्स में कस्टमर्स को प्रोवाइड होता है और ना उनको आजू बाजू जाने के झंझट से छुटकारा मिलता है। राहुल जी, ये जानना चाहेंगे कि कब और कैसे आपको ये आइडिया आया, कब लगा कि इस तरह का कोई गैप प्रेवलेंट है सोसाइटी में जिसको कि आपको फुलफिल करने की ज़रूरत है? कहाँ से शुरुआत हुई, किस प्रकार से माइंड में आया? ये माइंड में आया क्योंकि मैंने पहले भी मैं 2014 से इस सेक्टर में हूँ। उस समय मैं किसी कैब एग्रीगेटर के साथ जुड़ा हुआ था और हम उस समय एज अ वेंडर काम करते थे, हम कैब प्रोवाइड करते थे वेंडर्स को। और वहीं से दिमाग में आया कि अभी तक जितने भी ये ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं कैब से रिलेटेड वो Tier 1 सिटीज़ में हो रही है, Tier 3 और Tier 2 में बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए हमने इस काम को वहाँ पे शुरू किया। तो थोड़ा सा आपकी जर्नी पे और फोकस डालते हुए हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कैब इंडस्ट्री की शुरुआत की, कैब एग्रीगेटर्स लाइक ओला, उबर के साथ काम किया। बिल्कुल। तो कब और कैसे आपको ये कैब एग्रीगेटर्स के साथ बिजनेस शट डाउन करना पड़ा और अपनी सभी गाड़ियों को बेचना पड़ा?
इस सिलसिले में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कुछ हमारा इनएक्सपीरियंस था इस सेक्टर में, हमें एक्सपीरियंस की कमी थी। दूसरा, कुछ अनफोर्सिन इवेंट हुआ लाइक एक्सीडेंट्स एंड अदर थिंग्स, जिसके कारण हमें उस समय सब कुछ शट डाउन करना पड़ा और वापस से फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ी इकोपूल कैब से। इस फेलियर के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या रीजंस आपको लगे फेलियर के पीछे, और उन सब रीजंस से आप कैसे ऊपर उठे? एक तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस सबसे बड़ा रहा। दूसरा, लैक ऑफ रिसर्च, बहुत ज़्यादा रिसर्च हमने नहीं किया था स्टार्ट करने से पहले। और तीसरा, लेस एनालिसिस। ओके, सो इन सब चीज़ों के कारण, तीनों चीज़ों से ऊपर कैसे उठे? एक्सपीरियंस से, फेलियर्स गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो वो एक्सपीरियंस से हम ऊपर उठे कि क्या करने से क्या सही होगा और क्या चीज़ नहीं करनी। किस प्रकार का एक्सपीरियंस आपको मिला रोहन जी, जिन्होंने आपके स्टार्टअप को बूस्टअप करने में आपकी हेल्प की? फेलियर से हमें कॉन्फिडेंस मिला कि क्या चीज़ नहीं करना चाहिए था जो अपने पहले कर रहे थे, और क्या चीज़ करना चाहिए था, कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है। वो सारी चीज़ एक्सपीरियंस से हम आगे बढ़े इसमें। आप अपने फैमिली में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर रहे इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के साथ साथ, तो फैमिली और फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहा आपके इस जर्नी के दौरान? फैमिली इज़ द बैकबोन फॉर, आई कैन से इज़ द बैकबोन फॉर एंड द मेन सपोर्ट पिलर्स इन माय दिस वन ग्रोथ। मतलब किस तरीके से उनका सपोर्ट आपको मिला? हर तरीके से मिला, जैसे हर तरीके से मिला, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, इमोशनल सपोर्ट हो, हर तरीके से फैमिली का सपोर्ट मिला। राहुल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि और भी स्टार्टअप्स हैं या और भी बिजनेसेस हैं जो सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, तो आपका डाउन भाड़ा इन सबसे अलग कैसे है? किस तरीके से एक यूनिक रोल प्ले कर पा रहा है मार्केट में? आई बिलीव कि डाउन भाड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे अभी तक कोई इंडिया में कोई भी काम नहीं कर रहा है। एक तो हम अपने डाउन भाड़ा मीन्स डाउन जो गाड़ियाँ होती है उनको चीपर रेट्स में कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग शेयरिंग कैब्स में फॉर आउट स्टेशन, दैट टू फॉर आउट स्टेशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू नीड टू बुक अ कैब, आपको अगर गाड़ी लेनी है रांची से धनबाद के लिए, तो आपको पूरी गाड़ी बुक नहीं करनी नहीं पड़ेगी, आप एक सीट भी बुक कर सकते हैं। तो क्या ये जो शेयरिंग की आप बात बता रहे हैं, ये आउट स्टेशन जर्नी में भी शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल रहता है? सिर्फ हमने आउट स्टेशन के लिए ही शुरू किया है इसे। तो ये कंसेप्ट अभी फिलहाल इस पे कोई काम नहीं कोई काम नहीं कर रहा अभी। हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा क्या प्राइसेस में जो फर्क हो रहा है वो कैसे एक यूनिक रोल प्ले कर पा रहा है, मतलब फॉर द ड्राइवर्स एज वेल एज द कस्टमर्स? प्राइसेस में प्लीज कैन यू कम अगेन फॉर दैट? जैसे जो भी प्राइसेस हैं, आप चीप प्राइसेस लेकर आ रहे हैं, तो लोग उस पे कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बी इट द कस्टमर्स जिनको जर्नी करनी है और द ड्राइवर्स? बिल्कुल। आउट स्टेशन की अगर बात करें तो क्योंकि इन सिटी तो नॉर्मली ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, आउट स्टेशन के लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल है, और वो कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, एट द सेम टाइम ड्राइवर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। ड्राइवर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, कस्टमर्स को चीपर रेट्स में गाड़ी मिल रही है, तो वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। राहुल जी, जानना चाहेंगे कि किन किन सिटीज में फिलहाल आपका ये स्टार्टअप डाउन भाड़ा ऑपरेंट है और आप इसको ऑपरेट किस तरीके से कर पा रहे हैं? अभी हमारा ये सर्विसेज झारखंड में अवेलेबल है। बहुत सारी सिटीज झारखंड में ऐसी भी हैं जो कि हम देखते हैं जहाँ पे ओला उबर की सर्विसेज नहीं अवेलेबल है, जैसे कि लेट्स से गिरिडीह हो गई, हजारीबाग हो गया, डाल्टनगंज हो गए, तो ये सब सिटीज में हमारी सर्विसेज डाउन भाड़ा की है। उन सिटीज में भी आपकी सर्विसेज अवेलेबल हैं आउट स्टेशन के लिए, शेयरिंग में भी? बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि आपके टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? आई बिलीव ट्रैवलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि हर एज ग्रुप के लोगों को की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे, तो स्टिल हमारा फोकस जो रहता है वो 18+ से टिल 65 ईयर्स तक के लोग ऑडियंस का टारगेट करने का रहता है। आपके कस्टमर्स जो भी रहते हैं जिनसे आपको रेवेन्यू मिलती है, वो आपके प्लेटफॉर्म पे एफिशिएंटली रेगुलर कैसे जुड़े रहते हैं? क्या कुछ टेक्निक अपनाते हैं आप, या क्या मतलब इसके पीछे का ये रहता है? आई बिलीव कस्टमर्स अगर जुड़े रहते हैं कंटिन्यूसली, वो एक ही चीज़ से हो सकता है, वो है सर्विस। अगर अपने अच्छे सर्विस दे रहे हैं तो ही कस्टमर्स रिपीट होंगे,
अदरवाइज सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर्स को रिपीट करना या रिटेन करना इज़ वेरी टफ, राइट? सो आई बिलीव वी आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, बेटर सर्विस, दैट इज़ वाई वी आर एबल टू रिटेन द कस्टमर्स। कई बार हम लोग देख राहुल जी कि कस्टमर्स जो इस तरह के बिजनेसेस में हमारे कस्टमर्स होते हैं वो ड्राइवर्स के रिफ्यूजल रेट से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो आप ड्राइवर्स के रिफ्यूजल रेट्स को कम करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं या क्या आपने इसमें टेक्निक लगा ये रखा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये इससे काफ़ी लोग परेशान हैं आज के टाइम पे कस्टमर्स। आपने कस्टमर रिटेंशन की बात की तो मैंने पूछा कि कैसे आप इसको मेंटेन हमारे करते हैं? पास जो भी क्लाइंट्स या कस्टमर्स आते हैं कार बुकिंग्स के लिए, तो वी मेक श्योर कि हमारे पास वो इन्वेंट्री अवेलेबल है या नहीं। अगर हमारे पास कार्स की इन्वेंट्री अवेलेबल है तो ही अपने बुकिंग्स लेते हैं, अदरवाइज हम लोग कुछ समय परचेज करते हैं क्लाइंट से कि हमें गिव अस सम हाफ एन आवर 1 आवर टाइम, लेट अस चेक। So if we are able to provide the cabs, then only we take the bookings. ये बहुत अच्छी बात है। Otherwise we deny the bookings. कई बार होता है कि हम लोग कस्टमर्स बुकिंग कर लेते हैं, कंपनी की तरफ से वो एक्सेप्ट भी हो जाती है, ड्राइवर पे ड्राइवर कैंसिल करते रहता है और कस्टमर्स इरिटेट होते रहते हैं। बट ये चीज़ आपकी कंडीशन में नहीं है, आप तभी एक्सेप्ट करते हैं जब हमारे पास इन्वेंट्री या स्टॉक अवेलेबल हो ड्राइवर्स का। राहुल जी भी जानना चाहेंगे कि क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी भी अवेलेबल होती है कस्टमर्स के लिए? कैसे आप ट्रैक करते हैं कस्टमर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को, ये या इंश्योर करते हैं उनकी अभी safety? फिलहाल तो हमारे ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो, भले रात का जर्नी है या किसी भी टाइम की है। अभी फ़िलहाल जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं उनका सारा हमारे पास बैकग्राउंड ट्रैक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रहते हैं। एज़ फार एज GPS इज़ कंसर्न्ड, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी वो GPS से भी हम लोग उसे जोड़ देंगे। कई बार लोग एक प्री माइंडसेट बना के बैठे हुए होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो उस एग्जिस्टेंट या प्रिवलेंट माइंडसेट में उनके बीच एक न्यू कंसेप्ट को लॉन्च करना, उनको ये महसूस कराना कि इस सर्विस की उन्हें ज़रूरत है, तो ये कई बार एक चैलेंजिंग सिनारियो होता है। तो अपने स्टार्टअप के कंसेप्ट को लाने से पहले क्या कुछ ऐसी चैलेंजेस आपने फेस की थी कि लोग आपकी सर्विस को सोसाइटी में विलफुली एक्सेप्ट करें? जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एनालिसिस और मार्केट सर्वे बहुत अच्छा रोल प्ले किया हमारे लिए, क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको बताया कि पहले टाइम पे कितनी मुश्किलें होती थी हमें कैब बुक करने के लिए, तो ये एक हमारा गट फीलिंग भी था कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा चलेगा और फ्रूटफुली ऐसा ही हुआ। हमने स्टार्ट किया और डे 1 से ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लोगों के लिए भी एक एडिशनल सर्विसेज। किस तरीके से आपने इन सभी चीज़ों को एक शेप दिया? बेसिकली हमने फोकस काफ़ी मार्केटिंग में किया और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मार्केटिंग हमने की और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए आपने क्या क्या तरीके या टेक्निक्स अपनाए? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए हमने पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस करवाए, फिर हमने एट द सेम टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम में हमने अपना प्रचार प्रसार शुरू करवाया, सोशल मीडिया में राइट बिल्कुल गूगल में करवाया और उन सब का एक कंबाइंड रिजल्ट हमें मिला। राहुल जी ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके जो ड्राइवर्स हैं उन्हें कस्टमर्स से किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से पेश आना है, या किस मतलब ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी कैसी रहनी चाहिए, इसके ऊपर क्या आप उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं? जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि ओला उबर में कस्टमर्स ड्राइवर्स कुछ ऐसे रहते हैं कि उनसे बदबू आ रही होती है, काफ़ी इरिटेटिंग वे में बात करते हैं, तो क्या इस चीज़ के लिए भी उनको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है आपके माध्यम से? बेसिकली अभी हमने ऐसी कोई ट्रेनिंग तो शुरू नहीं की है, लेकिन वो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग हमारे पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी हम उसे शुरू करेंगे। तो आप इंश्योर कैसे करते हैं कि आपके ड्राइवर्स जो हैं सो पोलाइट रहें, कभी रूड बिहेव ना करें एज लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स में होता है? जो भी ड्राइवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक हम बेसिक ट्रेनिंग देते हैं कि अब आपको कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, कैसे किस लहजे में पेश आना है, और बाकी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग जो है वो अभी हमारे लिए इमीडिएटली फिजिबल नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे वो पाइपलाइन में है और बहुत जल्दी हम उसे शुरू करेंगे। कैब इंडस्ट्री में जो मिसिंग गैप्स हैं जिसमें आपने काम करना शुरू किया, उन गैप्स को आपने कब और कैसे आइडेंटिफाई किया? मैंने आइडेंटिफाई ऐसा किया कि जो भी कैब एग्रीगेटर है सब टियर 1 सिटीज़ में फोकस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सब टियर 1 टियर 3 और टियर 2 को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया गया था। फिलहाल अभी भी हम लोग देख रहे हैं ही नहीं सर्विसेज। तो उसको मद्देनजर देखते हुए मुझे लगा कि ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है
किसी भी कंपनी के लिए कि वो टीयर 3 या टीयर 2 में फोकस करे, तो उसको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा, कस्टमर्स के लिए भी बढ़िया रहेगा, ड्राइवर्स के लिए भी बढ़िया रहेगा और हमारी कंपनी के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। राहुल जी को क्या लगता है कि क्यों ये कंपनीज जो हैं कैब एग्रीगेटर्स ये टीयर 2 और 3 सिटीज़ को अवॉइड कर रही हैं, इसके पीछे का क्या कारण लगता है आपको? इसके पीछे का कारण एक बेसिकली जो आपने पहले भी बताया कि ड्राइवर्स ट्रेनिंग, ड्राइवर्स की सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, एक तो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है, दूसरी ये कमर्शियल कार्स नहीं मिलती छोटी सिटीज़ में, वो बहुत बड़ा एक इशू है। मतलब बड़ी सिटीज़ में सॉफ्ट स्किल्स ऑलरेडी से रहते हैं ड्राइवर्स में और नहीं छोटे रहते हैं तो शहरों वहाँ पे में काफ़ी ट्रेनिंग देखने इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ट्रेन आप कर सकते हो, मगर छोटी सिटीज़ में वो एक इशू है। एंड एट द सेम टाइम कमर्शियल व्हीकल्स का काफ़ी शॉर्टेज है। कमर्शियल व्हीकल्स मीन्स मिलना काफ़ी टफ हो जाती है टीयर 3 सिटीज़ पे। आईआईटी धनबाद से आपको इंक्यूबेशन मिला, तो ये किस प्रकार से हो पाया, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे रोहन जी। क्या जर्नी रही, कैसे आपने अप्रोच किया, क्या एकदम से मिल गया या थोड़ा चैलेंजिंग रहा? एक्चुअली हम और क्या सपोर्ट मिला वहाँ से, वो भी हम जानना चाहेंगे। तो अपने बिल्कुल एक्चुअली अपने टेक्निकल सपोर्ट एंड मार्केटिंग सपोर्ट के लिए कुछ हैंड होल्डिंग देख रहे थे। वी आर सर्चिंग ऑन द इंटरनेट एंड वी केम टू नो अबाउट ACIC IIT ISM। सो वी हैव, ये दोनों क्या है? ACIC IIT ISM एक इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे नए स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया जाता है, हैंड होल्डिंग की जाती है और उनको गाइड किया जाता है। तो हमने उसका फॉर्म भरा, 2-3 इंटरव्यूज़ दी और इंटरव्यूज़ में हमारा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हमें एक ऑफिस स्पेस मिला IIT ISM में और हमें IIT सपोर्ट्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट भी वहाँ से काफ़ी अच्छा मिल रहा है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल। आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या रहता है? साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि पर डे कितनी बुकिंग्स का एक कवरेज आप कर लेते हैं? रेवेन्यू मॉडल हमारा ऐसा है कि जो भी बुकिंग अमाउंट होती है उसका सर्टेन परसेंटेज हमारा कट होता है एंड रेस्ट अमाउंट हैज़ बीन पे टू द ड्राइवर्स। मतलब अगर कस्टमर बुक कर रहा है किसी प्लेस से, तो right. वो ऑनलाइन आपकी कंपनी में शो होगा। बिल्कुल। जो भी कैब ओनर या ड्राइवर को मिल रहा है उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज उनको चला जा रहा मोर है देन 90% गोज टू द ड्राइवर्स एंड एक मिनिमल परसेंटेज आपको मिलता है कट के फॉर्म। बिल्कुल। फिलहाल में कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय जनरेट हो पा रही है? डायरेक्टली मैं बोलूँ तो 10 लोग जुड़े हुए हैं और इनडायरेक्टली बोलूँ तो करीबन 50 लोग जुड़े हुए हैं। किस फील्ड में, मतलब 10 लोग कैसे और इनडायरेक्टली कैसे? 10 लोग है कॉल सेंटर्स में है, मार्केटिंग में है, IT में है, उसको देखते हुए 10 लोग जुड़े हुए हैं। और इनडायरेक्टली मैं बात करूँ तो मैं अगर बहुत कंजर्वेटिव फिगर की बात करूँ तो 50 लोग जुड़े हुए हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर्स मिनिमम। It's more than that, but I'm talking about a conservative figure that it's 50 है। तो होल एंड सोल अगर पैन इंडिया लेवल पे देखा जाए तो कितने ड्राइवर्स आपके साथ रजिस्टर्ड हैं? हमारे साथ करीबन 2000 ड्राइवर्स रजिस्टर्ड हैं। डाउन भाड़ा की आमदनी के हिसाब डाउन भाड़ा के हिसाब से जो ड्राइवर्स की आमदनी है वो बढ़ेगी आपके स्टार्टअप के कंसेप्ट के बिल्कुल। अनुसार। ये किस प्रकार से, राहुल जी पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ बिल्कुल। ऐसा है कि से फॉर एग्जांपल गिरिडीह एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहाँ से रोज़ तकरीबन 25 से 30 गाड़ियाँ रांची एयरपोर्ट आती है, ठीक है, और 25 से 30 में से करीबन 15 से 20 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि वो वहाँ से खाली आती हैं, ठीक है। तो वो एक वेस्ट ऑफ रिसोर्स है, वेस्ट ऑफ फ्यूल है, पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करता है, ट्रैफिक को भी इंक्रीज़ करता है, राइट। तो हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया डाउन भाड़ा, उसमें वो ड्राइवर्स जो भी हैं या वेंडर्स वो अपना पब्लिश करेंगे कि मेरी गाड़ी रांची से गिरिडीह जा रही है इतने समय में और ये फेयर में, राइट। तो हमारे माध्यम से अगर उनको महीने में 5 बुकिंग्स भी मिलती है तो उसकी आमदनी महीने में कम से कम 10 से 15 हज़ार की बढ़ जाती है। सेम गाड़ी, सेम रिसोर्स, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसी रिसोर्स में उनकी आमदनी 15,000 बढ़ जाती है। तो क्या ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में भी ये मतलब प्रेवलेंट है ये चीज़? ये टीयर 2 और टीयर 3 में ही अभी फ़िलहाल हमने स्टार्ट किया है, टीयर 1 में अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं किया हमने। ओके। राहुल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जितने लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक आय जनरेट हो रही है, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस तरीके से रहता है? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वी चार्ज ए नॉमिनल मिनिमल चार्जेस ऑफ द बुकिंग अमाउंट एंड most of the amount is paid to the drivers, something ड्राइवर्स के साथ तो जो अमाउंट कस्टमर्स पे कर रहे हैं उसका मैक्सिमम पोर्शन 85 to 90% कैब ओनर्स या ड्राइवर्स को चला जा रहा है। बात करें अगर आपके साथ जो लोग आपके स्टार्टअप में उसे ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ रेवेन्यू किस तरह से उनका एक फिक्स सैलरी है प्लस इंसेंटिव मॉडल है।
ओके, तो क्या वो फिक्स सैलरी के साथ मतलब पार्ट टाइम ऑप्शंस में भी आपने एम्प्लॉय कर रखा नहीं, है या पार्ट टाइम फिर कोई भी नहीं है हमारे साथ, सारे फुल टाइम एम्प्लॉयड है। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स को लेकर, क्या उनमें से किसी स्कीम का आपको लाभ मिल पाया है अभी तक? अभी तक फिलहाल तो नहीं मिल पाया या है। कहीं से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हो? नहीं, वी आर किसी बूटस्ट्रैप्ड एज ऑफ नाउ। ओके, बूटस्ट्रैप मतलब आप अभी तक थोड़ा कोई एक्सप्लेन फंडिंग, करना चाहेंगे अभी दर्शकों तक कोई फंडिंग सरकार की तरफ से या कहीं से नहीं मिली है हमें। ओके, तो बूटस्ट्रैप में आप किस तरीके से रन कर रहे हैं? हमारी जो भी आय होती है उसी को हम इन्वेस्ट करके धीरे धीरे इसी में ग्रो कर रहे हैं। ओके, आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है? अगले 5 सालों में आप अपने स्टार्टअप को किस जगह पे खड़ा देख रहे हैं एंड किस किस तरीके से सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? आई बिलीव इन द नेक्स्ट 5 years डाउन भाड़ा को मैं एक बहुत ही अच्छे यूनिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे पोजीशन में देख पा रहा हूँ इंडिया लेवल पे, क्योंकि हमने जो 7-8 साल में एक्सपीरियंस किया है कि लोगों का रिक्वायरमेंट शेयरिंग में काफ़ी है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको शेयरिंग कैब्स चाहिए, उनका काफ़ी क्वेरी आता है हमारे पास, और बहुत लोग हैं जो इस रीजन में हैं जो कि डाउन भाड़ा करके खोजते हैं कि कोई डाउन की गाड़ी है क्या, कोई रिटर्निंग गाड़ी है क्या। तो वो उन सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कॉन्सेप्ट को शुरू किया, और आई बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा चलने वाला है और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस आने वाला है आने वाले टाइम पे। बिल्कुल, हम देखते हैं कि अक्सर टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में लोग परेशान रहते हैं आउट स्टेशन जर्नीज़ के लिए, क्योंकि जो प्रेवलेंट अभी कैब सर्विसेज चल रही हैं वो इन सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होती हैं। बिल्कुल। और अगर बात आती है सिंगल बुकिंग की तो और परेशानी होती है बिल्कुल। शेयरिंग में, जो कि थोड़ा आसान हो जाता है। शेयरिंग तो अभी आई बिलीव किसी के पास है ही नहीं पैन इंडिया आउट स्टेशन। आउट स्टेशंस के लिए सर्विस शेयरिंग में अभी फिलहाल कोई नहीं ऑपरेट हो रहा है। क्या कारण लगता है आपको इसका कि क्यों नहीं ऑपरेट हो पा रहे हैं? ये फ़िलहाल बोलना मुश्किल है। मैं किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया इस गैप को कि ये भी एक गैप है, या इस तरीके की आइडेंटिफाई किया है, कुछ problem कंपनीज है, लेकिन वो आ लोग रही सिर्फ ओनली फॉर एम्प्लॉयज़ कर रही हैं, फॉर आउटस्टेशन नहीं कर रही हैं। और हमने उस चीज़ को फोकस आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि ऐसी प्रॉब्लम प्रिवलेंट है जिसको सॉल्व करने की बिल्कुल, ज़रूरत है मिडिल लेवल लोगों बिल्कुल के लिए भी। बिल्कुल। राहुल जी, हम जानना चाहेंगे कि झारखंड में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरीके से व्यू करते हैं? किस तरीके का स्टार्टअप इकोसिस्टम फिलहाल चल रहा है या प्रिवलेंट है, कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि काफ़ी यंगस्टर्स अवेयर हो रहे हैं बिल्कुल, स्टार्टअप के लिए, और मैं काफ़ी ग्रुप से जुड़ा हुआ भी हूँ, तो देखता हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ नए लोग इससे जुड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करने को प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है इकोसिस्टम धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है और ये आने वाले टाइम पे अच्छा बिल्टअप हो जाएगा। जैसे आपने अभी कहा राहुल जी कि यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं स्टार्टअप्स को लेकर, नो डाउट कि हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस की भी तरफ वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, चाहे यंगस्टर हो चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी प्रॉब्लम को लेकर एक जेन्युइन आइडिया के साथ कुछ इनोवेशन के माध्यम से एक स्टार्टअप अगर क्रिएट करना चाहता है तो उस ओर बढ़ने की दिशा में उसको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या किस तरह से उसे इस दिशा में बढ़ना चाहिए? क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए? सबसे पहला तो एक अच्छा रिसर्च होना चाहिए जिस भी प्रोडक्ट पे वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दूसरा, एक सर्वे करना चाहिए उनको। तीसरा, अभी जो हमने देखा है कि लोग पहले रेवेन्यू के पीछे थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ने लगते हैं रादर देन कि क्या चैलेंजेस है उस स्टार्टअप में उसको चेक किए बिना। तो रेवेन्यू तो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पहले तो सर्वे करना, फिर आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करना, एंड आफ्टर दैट उस जो प्रोडक्ट आप जो लॉन्च करने वाले हैं उसका क्या चैलेंजेस आ सकता है, क्या उसमें दिक्कतें आ सकती है, उसको एक एनालाइज करना, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसे भी एक मापदंड बना के रखना। तो उससे आपको ग्रो करने में और प्रोडक्ट को सक्सेसफुली रन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। किस तरीके से इन सभी चीज़ों को शुरू किया जाए? मतलब एक छोटे से लेवल से शुरू करके धीरे धीरे आगे जाना सही होता है, या शुरुआत में ही आप एक बड़े लेवल को कवर कर ले वो भी सही होता है? जैसे आपने बोला कि सर्वे ज़रूरी है, तो सर्वे करना किस पार्ट पे शुरू करना चाहिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए? सर्वे वो किस प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, किस सर्विसेज पे जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगी कि आपको सर्वे कहाँ करना है, किस रीजन पे आपको लॉन्च करना है, उस वहाँ पे सर्वे करना पड़ेगा। कुछ स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल्स में और बाकी इंस्टीट्यूशंस पे, वहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो क्या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो भी सर्वे का एक हिस्सा बन सकते हैं? डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है
अगर स्कूल से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आपको स्कूल में भी सर्वे करनी पड़ेगी। अगर बड़े कॉलेज के स्टूडेंट्स का प्रोडक्ट है तो आपको कॉलेज में सर्वे करना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल से अभी रिलेटेड जैसे है, आपकी समस्या है, हमारे जो प्रेवलेंट है कैप की समस्या, तो ये बिल्कुल। तो बच्चे भी देख रहे हैं ना, बच्चे भी अवगत हैं इस चीज से, नहीं, बच्चों- यंगस्टर्स भी अवगत हैं हाँ, और लेकिन- बूढ़े बुजुर्ग भी अवगत नहीं, हैं। बच्चों का जहाँ तक बात है तो बिलो 18 आई डोंट थिंक कि They वो are सर्वे, smarter enough. नो बट आई डोंट थिंक कि दे कैन टेक, दे हैव द डिसीजन मेकिंग नहीं, विदाउट डिसीजन मेकिंग नहीं, बट Right. प्रॉब्लम से तो अवगत हैं। हाँ, प्रॉब्लम से अवगत है लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं है। लेकिन अबव द एज ऑफ 18 दे कैन मेक देयर डिसीजन, राइट। सो दे कैन बुक द कैब और उनका सर्वे हमारे लिए मैटर करेगा, लेकिन बिलो 18 अभी फिलहाल नहीं मैटर करेगा। ओके राहुल जी, जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के साथ एक एंटरप्रेन्योर काफ़ी चैलेंजेस को फेस करता है। क्या आपने भी कुछ ऐसी चैलेंजेस फेस करी थी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? चैलेंजेस तो काफ़ी फेस किया हमने। इन टर्म्स ऑफ कार अटैचमेंट में हमने काफ़ी चैलेंजेस फेस की झारखंड में, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स की काफ़ी शॉर्टेज है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे कार लिए। अटैचमेंट एज एन लाइक लाइक हमारी कंपनी के साथ जो जुड़ने वाले हैं वो गाड़ियाँ हमें कमर्शियल चाहिए, येलो प्लेट, और उसकी काफ़ी शॉर्टेज है यहाँ पे। झारखंड में ही या मतलब अलग हर टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में ये शॉर्टेज है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। कोई नए स्टार्टअप के लिए संदेश जो आप देना चाहेंगे? अभी जो मैंने दिया कि रिसर्च करना है आपको और सर्वे करना है, और आपको रेवेन्यू के साथ साथ उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स है और क्या चैलेंजेस है उस पर भी उतना ही फोकस करना है। राहुल जी हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। Thank you. कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।